So okay guys, first of all, today's topic is recursion. So see, let us start with definition of recursion. Recursion means when a function calling itself to make problem smaller. आसान भाषा में मतलब अगर कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है अपने कोड छोटा करने के लिए, या क्या अपने आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को शॉर्ट करने के लिए फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है बार बार, तो हम उसे रिकर्शन कहते हैं। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम को शॉर्ट करता है, बट हर केस में कभी कभी ये काम नहीं करता इसमें, क्योंकि कोड तो इजी टू राइट होता है पर ये मेमोरी ज्यादा लेता है। तो हम इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं रिकर्शन को। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो सब जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, है ना? ये क्या आएगा? 120। तो हम 5 फैक्टोरियल को ये भी लिख सकते हैं 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं गाइस। चैट में रिप्लाई करते रहना। तो अगर मैं किसी n के लिए बात करूं, n फैक्टोरियल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n into n-1 फैक्टोरियल, है ना? और फैक्टोरियल की सबसे बेस कंडीशन क्या होती है? मतलब 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1, और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है ना? तो उससे पहले हम रिकर्शन की 3 मेन चीजें देख लेते हैं रिकर्शन में आखिरकार होता क्या है। रिकर्शन में सबसे पहले हमें बेस कंडीशन सोच देखनी होती है कि कहाँ हमें रिकर्शन स्टॉप करना है। नहीं तो फंक्शन इन्फिनाइट टाइम्स अपने आप को कॉल करता रहेगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं। और उस बेस केस में हमें क्या काम करना है, तो वो हो जाएगा वर्क टुवर्ड बेस केस। अगर कोई कंडीशन मतलब बेस केस हमारा पास नहीं हुआ, तो हम आगे और फंक्शन को कॉल करेंगे, और वो ताकि प्रॉब्लम को और छोटा करके उस पर काम करें। तो जैसे फैक्टोरियल हो गया, अगर हम इसका एक प्रोग्राम बनाए फैक्टोरियल का, इंट इंट लिया, ये इंटीजर रिटर्न करेगा और एक नंबर ले रहा है। लेट से हमने हमें एन का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम सीधा एक वेरिएबल में ये जो हमने कंडीशन बनाई है इसे एज अ फंक्शन लिखेंगे। लेट इसे एक्स ले लेते हैं। ये फंक्शन तो हमने बना लिया, लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है। अगर हमने माना n 3 है, 3 के लिए अंदर गया, ये क्या करेगा? 3 into फैक्टोरियल ऑफ 2 वापस कॉल करेगा। 2 के लिए वापस गया, 2 into फैक्टोरियल ऑफ 1, फिर से फैक्टोरियल ऑफ 1 के लिए कॉल होगा। ये ऐसे इन्फिनाइट टाइम्स चलता रहेगा। तो हमें क्या एक बेस कंडीशन सोचनी पड़ेगी जहाँ ये हमें इसे रोकना है, नहीं तो ये इन्फिनाइट टाइम्स चलता रहेगा और हमारा कोड क्रैश हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले बेस कंडीशन देखनी है। यही जो हमने बेस कंडीशन बनाई, 0 और 1 पे हमारा 1 आ रहा है, तो ये सबसे स्मॉल बेस कंडीशन हो गई। तो इफ n=0 और n=1 है, तो n क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, इसको कोड को रन करा के देख लेते हैं। लेट से इंट n=5 और सी आउट फैक्टोरियल ऑफ n, और इसको यहाँ से हमें रिटर्न भी कराना होगा। अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट भी रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न n into फैक्टोरियल n-1। थोड़ा बिल्ड हो रहा है पहले। तो 5 फैक्टोरियल हमारा 120 आ गया यहाँ पे। तो अब इसे हम पहले देखते हैं इसमें काम क्या कर रहा है। हमने काम कराया फैक्टोरियल ऑफ 5 के लिए कॉल कराया, ठीक है? तो फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या कर रहा है? ये कर रहा है फैक्टोरियल 5 से खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है, वापस से फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल कर रहा है, ठीक है?
फैक्टोरियल अभी n हमारा ना 0 है ना 1 है, तो बेस कंडीशन तो मैच नहीं हुई, तो ये इधर आ जाएगा। वापिस ये क्या 5 फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या करेगा, ये 3 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 के लिए कॉल करेगा। वापस से कंडीशन अभी सेटिस्फाई नहीं क्या हुई, तो पढ़ाया हमें जा अभी रहा है और क्लास में आज? फंक्शन कॉल करना है। फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या हो जाएगा हमारा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या होगा, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी 1 के लिए, अब यहाँ से 1 रिटर्न होगा। फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या था 1, 2 इंटू 1 यहाँ से 2 आ गया, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई 2, तो यहाँ पे वापस रिटर्न करी इसने 2। फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या हो गया अरे 6। मैं कहूँ क्या पढ़ाया जा रहा है आज? रिकर्शन। फैक्टोरियल ऑफ 3 के लिए हमें कॉल करना है। फैक्टोरियल ऑफ 3 की हमें वैल्यू मिल गई है नीचे 6, 6 4 जा 24, ये हमारी 4 की वैल्यू हो गई फैक्टोरियल ऑफ 4। और फैक्टोरियल ऑफ 4 की अब हमें यहाँ पे वो वापस रिटर्न करेगा फंक्शन, तो ये हो गया हमारा 24, तो ये हो गया 120। वहीं पे ये ऐसा बिहाइंड काम करता है ऐसे। तो हमने रिकर्शन में ये देखा कि कोड तो इसने छोटा कर दिया, इजी, तो कोड की लेंथ भी रिड्यूस हो गई, पर ये कभी कभी इतना इंट्यूटिव नहीं होता है, क्योंकि एक तो स्लो होता है, सबसे ज्यादा रिकर्शन स्लो होता है, और लॉट्स ऑफ मेमोरी सबसे ज्यादा स्पेस लेता है ये। ठीक है, अगर क्योंकि अगर हम इसे आइटरेटिव से ही देखें, इसकी आइटरेटिव अप्रोच यानी फंक्शन से, डायरेक्ट फॉर लूप से, इंट आई फैक्टोरियल, तो इसके लिए बस हमें सीधा एक वेरिएबल बनाना है और लूप स्टार्ट करना है। आइटरेटिव फंक्शन तो सबको आता होगा बनाना, फॉर लूप के लिए ही होता है, मतलब लूप्स जिसमें होते हैं उसे आइटरेशंस बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े ज्यादा हो गए हैं, पर ये टाइम भी कम लेता है, पर ये ज्यादा अच्छा नहीं रहता। कभी कभी अगर रिकर्शन हमें सही लग रहा है, हमें रिकर्शन की विजुअलाइजेशन अच्छे से हो रही है, फंक्शन पीछे कैसे काम करेगा, तो हम रिकर्शन यूज ही करते हैं ज्यादातर। इसे इसे चला के देखते हैं, ये भी वही करेगा। तो अभी हमने फैक्टोरियल ऑफ नंबर ये एक चीज देखी थी कोड में, तो रिकर्शन वर्सेस आइट्रेशन देखते हैं कि होता क्या है, रिकर्शन और आइट्रेशन में डिफरेंस। रिकर्शन अभी मैंने बताया जैसे फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, आइट्रेशन तुम्हें पता ही होगा, जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटली एग्जीक्यूटेड, मतलब कोई आवाज फॉर बड़ी लूप धीमे वगैरह। आ रही है आपकी। अब आ रही है। अब Your voice रिकर्शन, is clear, Himanshu. रिकर्शन कब स्टॉप करना होता है हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा था, बेस केस के लिए सबसे ज्यादा जब हमें स्टॉप करना होता है, तो टर्मिनेट का होता है हमारा रिकर्शन थ्रू बेस केस। और लूप्स वगैरह में आइट्रेशन में जब हमारी आई इक्वल टू एन, आई लेस देन एन, या कुछ हम कंडीशन लगाते हैं आई ग्रेटर देन 0, लूप्स में हम वो टर्मिनेशन कंडीशन लगाते हैं। और रिकर्शन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होती है, बहुत ज्यादा होती है, पर कोड का साइज बहुत स्मॉल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है रिकर्शन। आइट्रेशन थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता, क्योंकि इसमें सब चीजें डाटा एब्स्ट्रक्शन होता है रिकर्शन में एक टाइप से, मतलब पीछे का काम क्या है वो सारा हाइड होता है। आइट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, आइट्रेशन में हम सारा स्टेप्स लिखते हैं फिर उस पर काम करते हैं। तो आई थिंक रिकर्शन का बेसिक्स क्लियर है सबको, होता क्या है। तो हम आज की प्रॉब्लम पे आते हैं, फिबोनाची नंबर पे। गाइस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं। nth फिबोनाची नंबर, फिबोनाची सीरीज सबको पता होगी क्या होती है, 0 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन। फिबोनाची सीरीज अगर तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट प्लेस पे 0, सेकंड पे 1, थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, तो जो थर्ड पोजीशन है वो लास्ट उससे पीछे की दो का सम करेंगे तो वो थर्ड पोजीशन पे आता है, जैसे 0 + 1 1,
2 कैसे आया 1 + 1 2, 3 कैसे आया 1 + 2 3, 5 कैसे आया 2 + 3 5, ऐसे सो ऑन। तो हम इसके लिए एक अप्रोच, रिकर्सिव अप्रोच क्या बना सकते हैं फिबोनाची नंबर के लिए। तो हम फिबोनाची अगर n के लिए लिखे, फिब ऑफ n, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ फिब ऑफ n - 1 प्लस फिब ऑफ n - 2, क्योंकि अगर हमें जैसे 2 निकालना है तो 2 के लिए n - 1 मतलब उससे पीछे वाली पोजीशन एक 1 आ गया, और उससे दूसरी पीछे वाली पोजीशन 1, तो 1 + 1 2 हो गया। जैसे फिब ऑफ 5 के लिए हमें निकालना है, तो फिब ऑफ 5, और इसके लिए सबसे पहले चलो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं क्या होगा। लेट्स से हमें nth नंबर का nth पोजीशन पे कौन सा फिबोनाची नंबर आएगा हमें वो ढूंढना है। तो हम वही सबसे पहले, ये हमारी कंडीशन बन गई रिकर्शन के लिए, तो हम वही रिटर्न करा देंगे यहाँ पे। तो रिकर्शन की सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसकी बेस केस, मतलब इसे कहाँ पे रोकना है। ऐसे तो नहीं तो ये इन्फिनिट टाइम चलता ही चले जाएगा। अभी हमने यहाँ पे देखा 0th पोजीशन पे f ऑफ 0 0 फिक्स करें हम, और f ऑफ 1 1 फिक्स करें, तो हमारी बेस कंडीशन बन सकती है इफ n = 0 और n = 1 है, तो हम रिटर्न करा देंगे n, नहीं तो रिटर्न फिबोनाची n - 1। जैसे n = 5, ये हमें 5th नंबर फिबोनाची पे क्या आएगा वो सर्च करना है। रन करते हैं इस प्रोग्राम को। 5th प्लेस पे हमारा 5th आएगा फिबोनाची नंबर, 0 1 2 3 4 5, 5 पे 5 आया। इसका देखते हैं काम कैसे करा। जैसे फिबोनाची ऑफ हमें 5 निकालना है, फिबोनाची ऑफ 5 क्या करेगा, 5 ना 0 है ना n हमारा भी 0 है ना 1 है, तो हमें क्या करना है रिटर्न फिबोनाची ऑफ n - 1 n - 2। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा 5 ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3। अब n क्या है हमारा 4 है 3 है, अभी भी n छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिबोनाची ऑफ 4 कैसे खुलेगा 3 और 2, तो फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2, और ये फिबोनाची ऑफ 3 कैसे खुलेगा हमारा, अभी भी n ना 0 है ना 1 है, तो ये इस वाली कंडीशन में आएगा फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1, है ना। अब वापस आए इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी फिबोनाची ऑफ 3 ना n 0 है ना 1 है, इसको वापस ये फिबोनाची ऑफ 2 कॉल करेगा प्लस फिबोनाची ऑफ 1 कॉल करेगा। फिबोनाची ऑफ 2 क्या कॉल करेगा, अभी भी n 0 ना 1 है, फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0। ऐसे ये वाला फिबोनाची वाला यही कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ 0। अब ये लास्ट वाला केस आता है फिबोनाची ऑफ 1, यानी n = 1 है, तो रिटर्न क्या करना है हमें n 1 था, तो रिटर्न क्या करना है 1, है ना। यहाँ से ये f ऑफ 1 का ये हमारा रिटर्न हो गया 1 पे। बट अभी ये वाला भी बचा हमें f ऑफ 2 क्या करेगा वापस से कॉल करेगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2, ये वाला हो गया हमारा f ऑफ 2 कैसे खुला f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2। अब f ऑफ 1 क्या होगा 1 प्लस वापस ये वाला f ऑफ 1 क्या होगा 1, f ऑफ 0 क्या होता है 0, और ये वाला f ऑफ 1 1, ये 0 और ये वाला 1 एज इट इज, यानी 1 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है, ये 0 होगा। और वापस अब तो ये सारी बेस कंडीशंस हो गई सारी 1, ये क्या हो गया 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, और ये कितना हो 1 + 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। ये ऐसा बेस। अब इसमें अगर हम पीछे देखें तो ये एक ही फंक्शन कितनी बार सेम चीज कॉल करे, जैसे फिबोनाची ऑफ 3 हमने एक बार यहाँ कॉल करी, फिबोनाची ऑफ 2 ये एक बार कॉल करी,
अब वापस से फिबोनाची ऑफ 2 फिर से कॉल हो रहा है। मतलब रिकर्शन में क्या होता है, हर बार अगर हम ये नया एक बार रिटर्न कर रहे हैं तो हर बार एक स्टैक में हमारी नई चीज नया बनती है, मेमोरी हर बार नई मेमोरी क्रिएट होती है। इस वजह से रिकर्शन ज्यादा टाइम लेता है और ज्यादा स्पेस भी लेता है। पर कोड हमारा ये देखो कितना बहुत छोटा है। तो ये एक सबसे मेन डिसएडवांटेज होती है रिकर्शन की। फिर जैसे अभी वही मैंने फिबोनाची ऑफ 5 बताया तुम्हें कैसे काम करेगा। फिबोनाची ऑफ 5 4 के लिए और 3, फिर वापस 4 3 के लिए और 2 के लिए, और ये फिबोनाची ऐसे ऐसे चलता रहेगा। बाद में रिकरेंस रिलेशन बन जाएगा इसका। ये रिकरेंस रिलेशन हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिबोनाची नंबर निकालने के लिए 2 की पावर n, जो बहुत ही हाई होती है। अगर हम इसको आइट्रेशन से करें तो ये सिर्फ n आएगी, और n और 2 की पावर n में बहुत ज्यादा अंतर है। पर ये फिबोनाची नंबर, अगर हमारी कोई टाइम इशू नहीं है, हमें टाइम है बहुत है, तो हम रिकर्शन यूज, पर थोड़ी ऑफ ड्रॉबैक्स है रिकर्शन के लिए। जैसे ये रिकर्शन थोड़ा स्लो है, लॉट्स ऑफ मेमोरी होता है, कभी कभी हार्ड टू एनालाइज होता है, एनालाइज करने में टाइम लगता है। अगर जितनी जल्दी तुम्हारे माइंड में इसका रिकर्शन की विजुअलाइजेशन हो पा रही है, इस ग्राफ की विजुअलाइजेशन, या तुम कॉपी पेन पे करके देखो, तो उतनी जल्दी आसान हो जाता है। अगर हमने बेस कंडीशन सबसे बेस कंडीशन ये वाली अगर हमने सही से नहीं लगाई, तो क्या होता है, फंक्शन आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है। मतलब चलते ही चले जाता है, एरर आ जाता है इसमें। ऐसा अगर फिबोनाची नंबर में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे। वैसे सबसे बेसिक सबसे है रिकर्शन के लिए अगर देखा जाए तो। Guys, do you have any doubts? If anyone has doubt, please unmute yourself or write it in the chat box. सबको फिबोनाची क्लियर हो गया है? तो रिकरेंस रिलेशंस हमें फर्दर क्लासेस में सीखेंगे बनाना, जो है रिकरेंस रिलेशन होते हैं टॉपिक के, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। और बाकी फर्दर प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। So thank you, Himanshu, for giving your valuable insight on one of the important topic, recursion. So guys, let's make this session interactive. If you guys have any doubts, so just write it in the chat box. We have our team to reply it. So let's make it interactive. So yeah, moving ahead, we have Shankar Dhingra from our team for another mind-blowing problem based on recursion. So over to you, Shankar. Sorry, Sanskar. I'm Thank sorry. you. Thank you. And a great explanation by Himanshu Bhaiya. Now moving on to our next problem of the day. Is my screen visible? Am I audible? Yes, you are. Okay. So the next problem of the day is printing the subsets of a given set, or we can also say power set. We all have read in maths about power set. Suppose we have a given set 1, 2, and 3. What will be its subsets? An empty subset or null set, we say 1, 2, 3. These all are the subsets of the given set. I hope you all have studied this in class 6, 7th, 8th. We all did sets chapter in maths. We can also have subsets of a string. For example, we have a string ABC. Its subsets are null set A, B,
Just like the above example, we can have a subset of the characters as well. Right? So when the size of, in the example, I have taken the size of array as 3. We know the formula of number of subsets or cardinal number of power sets, that is 2 to the power n. And in this case, it's 2 to the power 3, which is 8. So we are generating 8 subsets, as we can see here. Now our task is to print all these subsets recursively. And as Himanshu Bhaiya told about iterative approach as well, I'll give you a brief about the iterative approach as well. In iterative approach, we generate, as we know that there will be 8 subsets generated, so we generate number from 0 to 7 and take its binary representation. So binary representation of 0 is 0 0 0. So if the bit is 0, as we can see here, the bit is 0, so we are not selecting this 1 here. Similarly, here this bit is 0, so we are not selecting this 2 here. And this bit is also 0, so we are not selecting 3 here. So whenever we find a 0th bit, when the bit is 0, so we will not be adding the respective element to the subset. And here in this case, this bit is 1, so we have added 3 here. Here this bit is 1, so we have added 2 here. So based on the representation in binary, if the bit is 1, we will add that element. And as you can see, all the subsets will be generated. So that's the iterative approach. We won't be going deep into the iterative approach. Our task is recursive approach. So I'll tell you about the recursive approach. And if you have any doubt up to here, you can mention in the chat box. Now recursive approach. As we have seen in the iterative approach, when the bit was 0, we were not selecting the element. And when the bit was 1, we were selecting the element. Similarly, in recursive approach also, we will do the same. When we have the array 1, 2, 3. So first time we will either select 1 or we will not select 1 and pass the subset. We'll be starting from the current index, that is 0, 1, 2. So let's look at the pseudocode for the same. Step 1 will be the base condition. So as I said, the index will move from 0, 1, 2 up to the size of the array. So base condition will be if current index equals the size, that is n, we'll print the subarray. Subset, sorry. And return. Initially the subset is empty, right? This will serve as our base condition. Step 2 is to recursively call the function again and again. So first time what we will do is we will not select any element. We'll pass the array as it is, array current index plus 1. Now it will move to, initially it was here, now it will move here. We have incremented the current index by 1. We will pass the subsets as it is without adding any element. As you can see, this is blank. So now the next step would be to add the element. As we can see in this case, when we recursively call without adding any element, time will come when current index will reach n equal to 3, and that time it will print the subset. Since the subset is empty, so null set will be printed and it will return to where it was called. It will return back here, step 2, and after that we will add the element.
This will be more clear when I'll show you an animation of the recursive tree which will be followed here. So we have added the element here, and now again we will recursively call after adding the element. Array will be as it is, array is unmodified, index will be incremented by 1, and we will pass the subsets. Now this time, this subsets will have the current element, right, which we added here. Now after again, since we are calling the function, so it will again go to the step 1. Add the pseudocode of the same. It will be more clear. I'll just present an animation here. Right. So we have the array here, array 1, 2, 3 with its index 0, 1, 2. So initially the subset is empty, right? And then the index, current index I, that is I equal to 0, we have the subset empty. Now we will call this function. First we will check 0 equal to n. No, it's not. So it will move to the next step and it will call the array as it is. Current index will be incremented by 1 and subset will be passed as it is without adding element, like this. Now I will be 1 and subset is still empty. So again it will repeat the same. I equal to 2, subset is still empty. I equal to 3, subset is still empty. Now at this point 3 equal to 3, this condition will be satisfied, so it will print the subset. And currently the subset is empty, so empty subset will be printed. And it will return to the last statement where it was called. The last statement where it was called is this level 2, right? From here it will now add the current index, 2th index. At 2 index we can see the element 3 is present. Now it will add the element 3 to the subset and again call this function like this. So now 3 is added and again 3 equal to 3. So it will print this subset. Subset 3 will be printed here and return back to step 4, previous step. Backtrack we can say. Now again there are no statements after this. So it will again return back from here to here. Now at this step, it will again add the current index element. The current index now is 1. So 1th element will be added here. That is 2 will be added. See, 2 is added. Now it will again call back. 2 equal to 3. No, it's not. So step 2, without adding any element to the subset, we will again call the function. Here, I equal to 3. No new element is added. The 2 is still the same. And now 3 equal to 3, the subset will be printed. Now trace back to the previous step, return here. Now subset dot add array current index. 2th index element will be added. Add 2, 3 is present, we can see. So it will be added and the function will be called again. I equal to 3, 2, 3. Now 3 equal to 3 again. So this subset will also be printed and return back to the previous statement. Previous statement here is this. So from this there is no further step, so it will again return back here, then here to the level 1, then from level 1 to level 0. Now subset dot add array current index. Now the current index is 0. 0th index pe 1 presented, that will be added. See, 1 is added successively. When I equal to 2, 1, no new element will be added, and I equal to 3, no new element will be added. So now 3 equal to 3 again. Now this subset, that is 1, will be printed here and trace back again, and
2th index element will be added 3, that is 3. Now again I equal to 3, so this subset will be printed. Now again trace back, and this element I equal to 1, 2 will be added here. Now again recursively call and no new element will be added. I equal to 3, 1, 2. When I equal to 3, this subset will be printed again. Trace back again. Now we will add the current index element, that is I equal to 2. I equal to 2 पे 3 presented, that will be added. Finally I equal to 3, all the subsets are be printed. As we can see, all the 8 subsets are printed here. So our task is done. Now that's the recursion tree. The diagram which you are seeing, that's what we call a recursion tree. Now we will see the implementation of this in our code in C++ language. I'm using the CodeChef IDE. You can use any online IDE for C++, or you can so IDEs like VS Code or CodeBlocks. So let's take an integer array 1, 2, 3, right? Now our task is to pass this array to the recursively calling function. We will pass the array A and the current index, that is 0, and subsets. What is subsets? We can either store the subsets in an array, or in C++ we may use vectors. I hope all of you are familiar with vectors. Problem with array is that its size cannot be reduced. Once we declare a size, it's fixed. But in vector, we can add any new element or insert or delete an element easily. So I'm using vector in this case. Now let's create this function. Right, so first we will type the base condition. If current index equals n, we'll print the sub array and return. We haven't declared this n. See, n is the size, so either we can pass it as an argument here, or we can declare it global. In this case, I am declaring it as a global. And before calling the function, we will define the size n as 3. Now the next step was to call the function without adding any element to the. So the array will be passed as it is. Index will be incremented by 1, and we have added nothing to the subsets. Now the next step was, when the function traces back, we will add an element. Subsets dot. For vector we use pushback function. Our next step is to again recursively call the function. Now this time we have added an element. Right. We haven't yet coded the print function. We'll do that also. For better visibility of code, I am adding curly braces. We haven't created a function definition yet, so we'll do that.
Right. So I've coded it. Let's run the code and see the output. See. So first we got null set 3, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 2, and 1, 2, 3. As we have seen in that algorithm slide. Null set 3, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 2, and 1, 2, 3. We got the same, right? So that's the C++ code. If anyone have any doubt regarding the code or explanation, please write in the chat box or you can unmute yourself. And I have made a Java code for the same. For those who are familiar with Java, see, I have taken an array 2, 3, 4, and this time I am not using a vector. There is a list feature in Java which corresponds with vector. I am not using a list. In this case, I am using an array, and we have to maintain a index variable up to how much the subsets array is filled. See, the same base condition. I'm calling the function without adding an element, and now I have added to this position, fill position, and then again the same, and we will print up to this how much the array is filled. So we have maintained an index as well. So that's implementation in Java. We can share both the implementation C++ as with Java on the group. So if anyone have any doubt regarding the same, you can ask in the chat box or unmute yourself. So thank you, Sanskar, for wonderful explanation. So with that, we'll go ahead and take some time for questions. Please unmute yourself, or you can write in the chat box too. Anyone? You guys can write yes or no in the chat box too. Okay, so I think we are good for now. Thank you everyone. It was pleasure being with you all today. We have come to end our session. I would like to thank everyone who made this session possibly. And I thank Himanshu Jain and Sanskar Dhingra for their amazing session. Thank you all once again for the meeting. Thank you.